नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी रसिक श्रोताओं का हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज का शो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसमें हम याद करेंगे ग्रेट कॉमिक एक्टर एंड डायरेक्टर स्वर्गीय श्री महमूद साहब, जिनका जन्मदिन आता है आज यानी कि 29 सितंबर को। महान हस्ती को खिराज अकीदत या श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सुहाना सफर, जहां होंगी यादें महमूद साहब की। महमूद साहब, महमूद अली खान साहब का जन्म 29 सितंबर 1932 में हुआ था। आज हमारी खुशकिस्मती है कि महमूद साहब के भतीजे नौशाद साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आइए नौशाद मियां से बात करते हुए ही उनके मामू ग्रेट एक्टर महमूद साहब को जानने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है जी। जी अनु जी, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। मैं ये बोलना चाहता था कि मेरी एक पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ ये रही है कि जब मैं 11 साल का था तो वो एक फिल्म बना रहे थे, कुंवारा बाप। जी जी। कुंवारा बाप की फिल्म जब उन्होंने कंप्लीट की तो उन्होंने एक पूरी फैमिली के लिए एक स्क्रीनिंग रखा था एक्मे, तभी एक प्रीव्यू थिएटर हुआ करता था वर्ली पे जी। तो वहाँ जब हम सब गए देखने, पिक्चर देखी, क्लाइमेक्स हुआ। क्लाइमेक्स में मैं उनको बड़े मामा बोलता था, तो बड़े मामा जब गुजर जाते हैं फिल्म के अंदर तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई में रियल लाइफ में वो गुजर गए जी। और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं ऑडिटोरियम से बाहर निकला, रोते 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 4 माले नीचे उतर के गाड़ी में गया, गाड़ी में बैठ गया और रोना शुरू कर दिया जी। मम्मी ने कोशिश किया, आंटी ने कोशिश किया बताने के लिए कि ये तो सिर्फ फिल्म है, फिल्म में हुआ है, वो रियल में जिंदा है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बोला उनको मेरे सामने लेके आओ। तो जब उन्होंने थिएटर, जो he had some business people also with him, तो वो नीचे आए और जब आके मेरे सामने पर्सनली खड़े हुए तब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि वाकई में he is alive and I was just watching a movie. जी। And that was one experience which made me feel कि what a great actor he was, that he could convince me at that age that he died. Yeah. That was an amazing experience. मेरी जिंदगी में मैं कभी भूल नहीं सकता वो फीलिंग्स। और ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि कितने बहन भाइयों के बीच में आपकी मदर का नंबर आता है? देखिए, वैसे तो 4 भाई 4 बहन हैं जी थे, उसमें से मेरी मदर भाईजान से छोटी थी जी। नंबर 3 पोजीशन जी। सब में बड़ी बहन पाकिस्तान में थी, शी ऑल्सो एक्सपायर्ड रिसेंटली। नाम क्या था उनका? जुबैदा। तो सबसे बड़ी बहन जुबैदा थी। और आपके नाना नानी के बारे में बताएंगे तो हमारे दर्शकों को बहुत, ये इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि इंटरनेट के ऊपर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो आज हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है, ये मौका बहुत खुशकिस्मती का मौका है कि कम से कम हमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके जरिए मिल रही है। As far as my grandfather is concerned, Mumtaz Ali ji, he was the first Indian choreographer ever. Wow. My grandmother died quite early. She was 42 when she died. लतीफुन्निसा बेगम, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। आपकी नानी का नाम था लतीफुन्निसा बेगम, महमूद साहब की मदर थी और महमूद साहब के वालिद साहब थे मुमताज अली साहब। इनका डांस ट्रूप था। हाँ, ये बचपन में तो मतलब माय मदर यूज्ड टू से कि सारे ही परफॉर्म करने जाते थे ट्रूप ग्रैंडफादर के साथ। उनका एक ट्रूप था जिसके अंदर उन लोग सब बच्चे जितने थे उनके वो ऑल ओवर इंडिया टूर करते थे, छोटे छोटे टाउन्स के अंदर जाके परफॉर्म करते थे एंड दैट्स हाउ दे यूज्ड टू सर्वाइव। ऐसा सुनने में आया कि बड़े मामा को यानी कि महमूद साहब को परफॉर्म करने का पहला मौका मिला जब फादर की तबीयत खराब हो गई थी, मतलब नाना जी की, मुमताज अली साहब की कुछ तबीयत खराब हो गई और पब्लिक का प्रेशर बढ़ रहा था, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो मीनू आपा को और भाईजान को आके स्टेज संभालना पड़ा। क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है? ये करेक्ट है सर, एकदम बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। महमूद साहब ने सबसे पहले अशोक कुमार जी की फिल्म किस्मत में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। राइट। और सारा का सारा अब्बा की वजह से सारा का सारा फैमिली का जो जिम्मेदारी थी फैमिली की, वो सब भाईजान के कंधों पर आ गई? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि बिफोर भाईजान
एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट तो उन्होंने काफी काम किया, लेकिन समवेयर लेटर ऑन जी। इट वाज मीनू आंटी हु गॉट इनटू फिल्म्स क्वाइट अर्ली। अच्छा, और उन्होंने काफी अपने नाम भी कमा लिए, बहुत यंग एज पे उन्होंने काम करना शुरू किया था। आई थिंक सो इट वाज 15 और 16 इयर्स व्हेन शी वाज। तो मीनू आपा ने महमूद साहब से पहले काम करना शुरू किया? हाँ, मीनू आपा ने तो मतलब उनका बाय द टाइम महमूद साहब स्टार्टेड वर्क, मीनू मुमताज वाज ऑलरेडी अ स्टार। हो, अच्छा। हाँ। जी जी। तो मीनू आपा ने जिम्मेदारी निभाई। जी, मीनू आपा वाज द वन हु यूज्ड टू सपोर्ट द फैमिली जी। एंड later on definitely Bade Mama, when he became Mahmood, he was the real caretaker of everyone. जी। बहुत स्ट्रगल किया। और ये इन्फॉर्मेशन सही है कि वो ड्राइविंग भी करने लगे थे राजकुमार संतोषी के फादर पीएल करते थे, वो ट्रेनों में स्वीट्स बेचा करते थे, वो मलाड से महबूब स्टूडियो वॉक करके जूनियर आर्टिस्ट का काम करने जाते थे। स्टार बनने के बाद तो ऐसा था सर कि बिफोर ही एक्सपायर्ड, द डे बिफोर ही एक्सपायर्ड, वी वर वेरी फ्यू ऑफ अस वर लकी टू स्पीक टू हिम। आई वाज वन ऑफ देम। जी। ही कॉल्स अप एंड सेज आई एम हैविंग, he was in America, so he's saying I'm having hot wings, chicken wings, and enjoying myself. मैं बोला मामा, you're not allowed to have all this. Why are you having? जी जी। बोलता है यार कहाँ तक जिएंगे, कब तक जिएंगे, enjoy करके जीते। And within 2 days he expired. और उनकी शादी के बारे में बताएंगे, कितनी बार उनकी शादी हुई, बच्चों के बारे में अगर आप कुछ बता सकें? उनकी शादी 2 बार हुई है जी। और पहले तो मीना कुमारी जी की छोटी सिस्टर के साथ हुई थी, जिससे 4 बच्चे हुए उनको। क्या नाम था उनका? मीना कुमारी जी? मधु आंटी बोलते थे जी। 4 बच्चे उनसे हुए, जिसमें से एक पक्की था, फिर लकी जो अपना सिंगर है जी, वो, हाँ, फिर मासूम एक है जो अभी अमेरिका में बेस्ड है जी जी, और मैकी जो चाइल्ड आर्टिस्ट था कुंवारा बाप के अंदर, जो चारों बेटे हैं। 4 बेटे हैं। 4 बेटे, हाँ 4 बेटे फर्स्ट वाइफ से हुई और फिर एक अमेरिकन ट्रेसी करके एक लेडी थी, उनसे शादी किया जी। उनसे 3 बच्चे हुए। वो कौन, कहाँ है वो बच्चे? मंजूर और जिनी। लास्ट में कहाँ आके सेटल हुए भाईजान? पेंसिल्वेनिया में ही गुजरे वो? हाँ वहीं गुजरे, फिर वहाँ से उनको उनकी बॉडी यहाँ लेके आके फिर बैंगलोर के अंदर हम फार्म पे उनका लास्ट राइट्स किए यहाँ बैंगलोर में जी। तो बैंगलोर में फार्म कब खरीद लिया था इन्होंने? 1970s के अंदर, अर्ली 70s के अंदर खरीदा था इन्होंने, जब इनको अपना खुद का स्टड फार्म स्टार्ट करना था। मतलब इन्होंने इतने ज्यादा घोड़े खरीद लिए थे कि अब उनको संभालने के लिए स्टड फार्म्स नहीं थे इतने बड़े बड़े कभी जी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपना खुद का ही स्टड फार्म खोल लेता हूँ। और उनको काफी कुछ नॉलेज हो चुकी थी बाय देन, इतने सालों से जो रेसिंग में उनका इंटरेस्ट था, हॉर्स रेस के अंदर और घोड़ों के साथ जो उनका एक लगाव था, तो उन्होंने काफी ह्यूज 180 एकड़ जमीन के अंदर उन्होंने स्टेबल्स बनाया घोड़ों के लिए। ये केप्ट 2 डॉक्टर्स रखे थे राउंड द क्लॉक उनको देखभाल करने के लिए। स्टार बनने के बाद महमूद साहब का क्या रिश्ता नाता था अपने बहन भाइयों के साथ? वेरी क्लोज। वो तो ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो स्टार थे घर में जी। वही मस्ती मजाक, वही छेड़खानी, वही सबके साथ ही यूज्ड टू एंजॉय। दो छोटे भाई बहनों को झगड़ा में लगा के, कोई आर्ग्यूमेंट में लगा के फिर देखना और मजे लेना उसका। अच्छा। वो मेरी मम्मी को छरारी बुलाते थे। अच्छा जी। हाँ, शानो आपा। हाँ शानो, बहुत ज्यादा मोटी थी मेरी मम्मी जी। तो उनका ह्यूमर ये था कि इनको मैं इनका नाम रखता हूँ छरारी, मतलब स्लिम एंड ट्रिम। हाँ, जी। हाँ, बहुत ज्यादा अटैचमेंट भी था क्योंकि साथ में इतने साल साथ में अच्छे बुरे में निकाला था इन्होंने जी। और खाने पीने का शौक? और बहुत ज्यादा, वो खाने पीने के वजह से ही आधा उनका प्रॉब्लम था, बिकॉज इतने फॉन्ड ऑफ ईटिंग थे कि पूछने। इनफैक्ट हमारे पूरे फैमिली में प्रॉब्लम ही यही है, वी आर ऑल फूडीज। ओहो। आपने महमूद साहब की कौन से फिल्म्स देखी हैं? कौन सी किरदार याद है? कौन से गाने याद हैं? सो मैनी। सब में पहले जो मेरे दिमाग में आता है उनका वो है पड़ोसन। वाह आओ जी। और उसके बाद कितनी सिंसेरिटी के साथ एक गंभीर मुद्दे के ऊपर हंसते पूरी फिल्म बना जाते हैं, और वो फिल्म थी कुंवारा बाप। उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? सर कुंवारा बाप के टाइम पे ऐसा था कि बड़े बड़े आर्टिस्ट अब उनके साथ काम नहीं करना चाह रहे थे जी। They used to feel कि काफी डोमिनेट कर लेते हैं जी। एंड दैट्स व्हेन ही स्टार्ट्स गेटिंग इनटू सम अदर फील्ड, सम अदर क्रिएटिव फील्ड जी।
बट इन दैट फिल्म अगर आप देखेंगे, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर, बट कम से कम 25 से 26 आर्टिस्टों ने गेस्ट अपीयरेंस दिया है। जी जी, मुझे याद है। एंड वो सारे उनके जो क्लोज फ्रेंड्स थे, जिगरी दोस्त थे, जिनको उन्होंने सिर्फ एक फोन किया, बोला मेरी ये फिल्म बन रही है, मुझे आपका एक सीन चाहिए। एंड राइट फ्रॉम संजीव कुमार टू विनोद खन्ना जी टू धर्म जी टू हेमा जी टू अमिताभ बच्चन जी टू you take the name and it keeps on, Vinod Mehra Saab the, and so many people were there in that film and they all contributed just for that one actor जो महमूद उनको इतना पसंद था। जी जी, इसमें उनकी ग्रेटनेस से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तो हमने चर्चा की 2 फिल्मों की, पड़ोसन की, कुंवारा बाप की, और कोई इतने सारे आइटम्स नंबर तो महमूद साहब के ऊपर ही पिक्चराइज है। हम काले हैं जी जी जी, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले, क्या हुआ। डेविड अंकल एक मशहूर आर्टिस्ट थे। जी 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 जी, डेविड साहब। उन्होंने एक एग्जाम्पल बड़े मामा को इंग्लिश में दिखाया था कि कहीं एक स्ट्रीट के ऊपर एक काला गोरे को बोलता है कि we are black, but when our black dot is on your body, you call it beauty spot. But when you your white spots are on our body, we call it some disease. Wow. What a revelation. देव साहब के बैनर नवकेतन के स्थाई, मतलब जैसे कहते हैं ना, उनके ग्रुप टीम के स्थाई संगीतकार एस.डी. बर्मन थे। इन्होंने अफसर, बाजी, टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11 और काला पानी से लेकर गाइड भी की, ज्वेल थीफ भी की और प्रेम पुजारी तक नवकेतन की तमाम फिल्मों का म्यूजिक दिया था। वक्त बदला, लोगों की रुचि भी बदलने लगी। जहां फिल्म संगीत में भारतीयपन था, उस भारतीयपन पर सो कॉल्ड वेस्टर्न म्यूजिक हावी होने लगा। ऐसे में देव साहब को भी अपनी अगली फिल्म के लिए जरूरत महसूस हो रही थी कि कुछ नयापन आए। तब तक राहुल देव बर्मन हिट हो चुके थे। तीसरी मंजिल, पड़ोसन, कटी पतंग और अमर प्रेम जैसी हिट फिल्में देकर उस दौर के जितने भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो आर.डी. बर्मन को ही साइन करना चाहते थे। लेकिन देव साहब के सामने प्रॉब्लम ये थी कि जो उनके परमानेंट टीम मेंबर हैं, यानी कि एस.डी. बर्मन, उनको हटाएं तो हटाएं कैसे। स्ट्रेट कहने की हिम्मत तो थी नहीं देव साहब की। बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक चाल चली। चाल ये कि देव साहब बर्मनदा से मिले और कहा, दादा अब मैं जो फिल्म बना रहा हूं उसकी कहानी के हिसाब से उसमें 2-3 जरा इस तरह के गाने हैं जो वेस्टर्न छवि लिए हुए हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। अगर आपकी इजाज़त हो या आप ठीक समझें तो मैं ये गाने पंचम से कंपोज करवा लूं और बाकी गीत हमेशा की तरह आप ही कंपोज कर दीजिएगा। अच्छा, ये एस.डी. बर्मन बहुत चतुर आदमी थे, ये समझ गए फौरन और बड़े ग्रेसफुली पीछे हट गए। उन्होंने देव साहब से कहा कि देखो देव, 2 अलग अलग मूड के संगीतकारों को एक साथ लाना और उनकी पहचान को मिला देना ठीक नहीं होगा, इसलिए बेहतर होगा बाकी गीत भी पंचम से बनवा लो। भाई ब्लड तो उन्हीं का था, उनका बेटा था। तो इस तरह से सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, न हींग लगी न फिटकरी, रंग भी चोखो आए। देव साहब की चाल कामयाब रही। चाल क्या, उन्होंने, मुझे नहीं लगता ये चाल, उन्होंने अपने मन में अपनी तरफ से कुछ सोच के दादा से बोला होगा और जो फिल्म बना रहे थे उसमें उन्होंने आर.डी. बर्मन को ले लिया। वो फिल्म थी हरे रामा हरे कृष्णा। उधर जब अपने बेटे का काम देखने सुनने के लिए सचिन दा रिकॉर्डिंग में पहुंचे तो वहां से शर्मिंदा होकर वापस लौटे। वो इस बात से परेशान नहीं थे कि नवकेतन उनके हाथ से निकल चुका था, यह फिल्म उनके हाथ से निकल चुकी थी, बल्कि उन्हें तो खुशी थी कि राहुल को एक नया बैनर मिल गया है। वो शर्मिंदा थे पूरी तरह से विदेशी धुन पर बने गीत दम मारो दम मिट जाए गम को सुनकर, क्योंकि उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिस भारतीय संगीत का परचम उन्होंने हमेशा उठाए रखा उसे उनका बेटा एक झटके में जमीन पे लापटकेगा। हालांकि फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के गीतों की कामयाबी से आर.डी. बर्मन को आगे चलकर बहुत फायदा हुआ और दादा भी जो हल्के से मन में महसूस के रह गए थे
वो भी बहुत खुश हो गए। एक ग्रेट सिंगर जिन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर के दौरान ना तो कोई इंटरव्यू दिया, ना कोई तस्वीर खिंचवाई, और उनका नाम स्वर्गीय शमशाद बेगम। बात कर रहे हैं शमशाद जी की। लाहौर में बनी फिल्म खजांची से फिल्मों में कदम रखा था। इस फिल्म में उनके गाए एक कली नाजों की पली और सावन के नज़ारे हैं आहा आहा, इस फिल्म में उनके गाने जितने भी उन्होंने गाए सभी गीत बहुत मशहूर हुए। लाहौर की कुछ और फिल्मों में उन्हें गाने का मौका मिला। फिर वो महबूब खान के बुलावे पर फिल्म तकदीर में गाने के लिए बम्बई आई तो हमेशा के लिए बम्बई की होकर रह गईं। शमशाद जी ने न जाने कितने बेहतरीन गीत हमें दिए हैं। याद कीजिए, धरती को आकाश पुकारे, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, छम कभी आर कभी पार लगाती रे नजर, हाँ सैया घायल की अरे तूने मोरा, बूझ मेरा क्या नाम रे, और एक और मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। इस तरह के गाने जब भी आप सुनते हैं तो याद आती है शमशाद जी की। लेकिन अपने फैंस के लिए वो एक मिस्ट्री बनी नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो किसी आम संगीत प्रेमी ने कभी उन्हें देखा था और ना ही उनकी कोई तस्वीर या उनके बारे में कोई जानकारी या इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। होती भी कैसे? उन्होंने हमेशा ही इंटरव्यू देने और तस्वीरें खिंचवाने से परहेज किया। शमशाद जी पहली बार साल 1969 में लोगों के बीच आईं, और जब आईं तब तक वो फिल्मों से अलग हो चुकी थीं। मुंबई के षणमुखानंद हॉल में हुए उस कार्यक्रम में लोग उन्हें देखने के लिए टूट पड़े, लेकिन उसके बाद फिर अचानक गुमनामी में खो गईं। लोगों को लगता था कि वो पाकिस्तान शिफ्ट कर गई हैं। साल 1998 में वो तब अचानक फिर से लाइमलाइट में आईं जब मीडिया में उनकी डेथ की खबरें आईं। लेकिन ये खबर झूठी निकली, क्योंकि जो गुजरी थीं वो शमशाद बेगम नहीं थीं। जो सिंगर थीं वो नहीं गुजरी थीं, बल्कि वो सायरा बानो जी की नानी यानी अभिनेत्री नसीम बानो जी की माँ, इत्तेफाक से उनका इसमें शरीफ उनका नाम भी शमशाद बेगम था, वो गुजर गई थी। अफसोस की बात कि सच्चाई का पता चलने के बावजूद किसी भी अखबार ने, मीडिया ने अपनी गलती को सुधारने की कोशिश नहीं की। लेकिन फिल्म इतिहासकार और लेखक शिशिर कृष्ण शर्मा ने 2004 में उन्हें मुंबई में ही खोज निकाला, ढूंढ लिया। शमशाद जी का निधन 23 अप्रैल 2013 को मुंबई में हुआ। शिशिर कृष्ण शर्मा को दिए गए अपने उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि परिवार की रिवायत के मुताबिक उन्हें बचपन से ही पर्दे में रहने की हिदायत थी और सख्त हिदायत, इंस्ट्रक्शंस उनके लाइफ का हिस्सा बन गए। इस वजह से वो हमेशा ही इंटरव्यू देने और तस्वीरें खिंचाने से बचती रहीं। हम बात कर रहे थे सिंगर शैलेंद्र सिंह की। शैलेंद्र सिंह फिल्म बैकग्राउंड से ही आते थे। उनके पिताजी काफ़ी लंबे समय तक अन्ना साहब या वी शांताराम के असिस्टेंट रहने के बाद राजश्री प्रोडक्शन के पब्लिसिटी इंचार्ज बन गए। जब राज कपूर ने फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर को एज हीरो लिया तो उन्हें लगा कि ऋषि के लिए एक नई आवाज़ हो तो ज़्यादा बेहतर है। फ्रेश फेस था, फ्रेश आवाज़। शैलेंद्र सिंह उन दिनों फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का कोर्स कर रहे थे। गाने का शौक़ था बचपन से ही। संगीतकार शंकर जी शैलेंद्र के पिताजी के अच्छे दोस्त थे। सो शंकर जी की पहल पर शैलेंद्र सिंह को गाना सीखने के लिए 8 साल की उम्र में ही उस्ताद छोटे इकबाल साहब की शागिर्दगी में भेज दिया गया। और जब शैलेंद्र सिंह कॉलेज में पढ़ रहे थे तो डायरेक्टर लेक टंडन जी ने उन्हें अपनी फिल्म में लेने की इच्छा जताई। लेकिन लेक साहब चाहते थे कि फिल्म करने से पहले शैलेंद्र एक्टिंग का कोर्स कंप्लीट कर लें, और इसीलिए 1971 में
लेख जी के कहने पर शैलेंद्र सिंह को फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवा दिया गया। बहरहाल फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाई के दौरान ही शैलेंद्र ने फिल्म बॉबी के गीत गाए और देखते ही देखते रातों रात वो बन गए सिंगिंग सेंसेशन, सिंगिंग स्टार। बॉबी रिलीज हुई थी 1973 में और उसी साल शैलेंद्र सिंह ने भी फिल्म इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा कंप्लीट किया। ऋषि कपूर पर शैलेंद्र सिंह की आवाज़ ऐसी जची, ऐसी फबी कि उन्हें ऋषि कपूर की आवाज़ माना जाने लगा। ठीक उसी तरह जैसे मुकेश जी को राज कपूर की और किशोर कुमार को राजेश खन्ना की आवाज़ कहा जाता था। 1974 में शैलेंद्र सिंह ने ऋषि कपूर की एक और फिल्म के लिए 2 गाने रिकॉर्ड किए। फिल्म का नाम था जहरीला इंसान। वो तीसरे गाने की रिकॉर्डिंग का इंतज़ार करते रहे, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब वो गीत किशोर कुमार से रिकॉर्ड करवा लिया गया। वो गाना था ओ हंसनी मेरी हंसनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। और इस तरह दूसरी फिल्म में ऋषि कपूर की आवाज़ कहे जाने वाले शैलेंद्र सिंह की जगह किशोर कुमार ने ले ली थी। शैलेंद्र सिंह कहते हैं कि इसकी वजह थी उस दौरान एज एन एक्टर उनका फिल्म 2 जासूस साइन कर लेना। शैलेंद्र सिंह जी इसको रीज़न मानते हैं। उन्होंने 2 जासूस फिल्म साइन की थी एज एन एक्टर। फिल्म इंस्टीट्यूट से निकले थे, इसलिए राजेंद्र कुमार जी के भाई प्रोड्यूसर नरेश कुमार ने उन्हें जब फिल्म 2 जासूस में एज ए हीरो साइन करना चाहा तो शैलेंद्र सिंह ने फौरन वो ऑफर स्वीकार कर लिया। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था, अंदेशा नहीं था कि एक्टिंग करना उनके सिंगिंग के करियर पर भारी पड़ जाएगा। आज के इस सुहाने सफ़र को देता हूँ यहीं विराम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तो हमेशा की तरह इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।